नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसा रहा आप सभी का पेपर? उम्मीद है पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। सबसे पहले ऐसे साथी जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी कि 26, 27, 28, 29 तारीख को पेपर होना है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन साथी ने पेपर देके आ गए हैं वो अपने आंसर मिला सकते हैं। आपका लगभग हूबहू पेपर मॉडल बोल सकते हो कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों के एकदम सटीकता के आधार पर बनाया गया पेपर है, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह बता दूं कि अभी आपका जो एनालिसिस रहा है ये 25 नवंबर के, अगर हम लोग शिफ्ट 2 की बात करें, 25 नवंबर के हम लोग शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो साइंस के में, ये साइंस की क्लास है, साइंस का ये सेशन है। इसके बाद में मैथ्स भी करवा दूंगा। साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपके लगभग 12 क्वेश्चन वेरी इजी हैं। इसे 12 क्वेश्चन को इजी बोला जाएगा। मैं एक मोटा मोटा आपको दे रहा हूं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट हैं और करीबन 2 से 3 क्वेश्चन बोला जाएगा। तो इसे आप टफ कैटेगरी में रख सकते हो, जो शायद बच्चे ना पढ़े तो होंगे बट कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्लिक नहीं करता या टाइम का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से डुएबल नहीं होते। बट अगर गुड अटेम्प्ट की बात किया जाए तो इसमें 20, जैसे मैंने बोला था कि शिफ्ट 1 में करीबन आपको 16 से 18 गुड अटेम्प्ट होंगे, इसमें 20 में से कम से 15 से 16 क्वेश्चन आपका क्या है, गुड अटेम्प्ट है। यानी कि शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 लिटिल बिट थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हो, बट इतना भी अंतर नहीं है। आते हम लोग प्रश्नों को देखेंगे तो ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज सभी को पता है कि किसने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। किसने किया था? जे थॉम्सन ने किया था। लेकिन बहुत सारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ये नहीं पूछा था, ये पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कब हुई, ये पूछा गया था। तो कब हुई, तो इसकी डेट भी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, जो भी पूछा गया था आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। 1897 में किया गया, जे थॉम्सन ने किया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, इस बात को ध्यान देना। तो जो नोबेल प्राइज इन्हें मिला था वो कब मिला था? 1906 में मिला था। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, इस बात को ध्यान देना। गोल्डफाइल जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट था। जॉन डाल्टन क्या था? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल जो दिया था, एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे देखेंगे। इसने पूछा था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो पहला CnH2n+2 है, ये हमारा क्या होता है? ये एल्केन का होता है। ये किसका होता है? एल्केन का होता है। जैसे मीथेन वगैरह हो गया, इथेन वगैरह हो गया, ये हमारा एल्कीन का होता है। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एल्काइन होता है। इसे क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। इसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। CnH2n-2 होता है। CnHn का कुछ ऐसा होता नहीं, बेंजीन वगैरह में बस पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? तीनों बाकी हैं। पूछा था कि एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का आपका क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा, जिससे आपका CH2 हो गया। तो ये आपका क्या होगा? ये एक प्रकार का आपका इथीन बोला जाता है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा था कि यदि 10 मीटर तार का प्रतिरोध जो दिया है R है, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने दिया हुआ था R। अब ये बहुत बहुत बेसिक सा, ऐसा उम्मीद नहीं था कि ALP इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा अपना CBT 1 में, बट ये आसान पूछा है। आप सभी को पता है कि जो R होता है वो रो L/L पे होता है। रो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, यानी अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि जैसे जैसे आपका R1/R2 हो जाएगा तो ये L1/L2 हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो लेंथ बढ़ाई जाएगी, तो वैसे ही आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये 10 मीटर था, 10 मीटर से 5 मीटर कर दिया गया, जस्ट आधा कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अगर लेंथ को क्या कर दिया गया? L'(L/2) हो गया, तो R' भी क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वो 10 से 5 का मतलब नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका R/2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा एक बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आपका कठिन क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, लेकिन मॉडरेट में आप थोड़ा सा डाल सकते हो इसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जिसे सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, Cl2 के साथ अगर रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है? तो ये बहुत कॉमन सी चीज है कि क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इसका बाई जो प्रोडक्ट होता है H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2H2O, यानी कि बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे आपका मोटर हो गया, जैसे आपका करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए। तो ये सारी चीजें आपके क्या होते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल, जैसे बेल हो गया, बेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। जब बोल सकते हो तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेट की तरह कार्य करता है, स्ट्रिप को चिपका लेता है जिससे बेल बजती है। इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं इसमें मोटर लगा होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे कार्य करता है। ये किस पे कार्य करता है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे कार्य करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में आई करंट बहाई जा रही है, उसका रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक किया जा रहा है, तो उसमें एक ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो ये ऊष्मा होती है और उसी ऊष्मा के कारण जो पदार्थ होता है, जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है, उसका वो क्या करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। डायनमो क्या होता है, ये भी आपका मोटर की तरह, जैसे जनरेटर होता है वैसे ही आपका डायनमो होता है और ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि बोला था कि कौन सा कार्य नहीं करता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला कि जब एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब के गुणधर्म क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे अवतल दर्पण पूछे, उत्तल दर्पण में तो दो ही केस बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण की बात किया जाए तो वहां पे कई सारे केसेस बनते हैं। और अवतल दर्पण के ही केस में अगर कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो उतनी साइज की बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उसका मैग्निफिकेशन सेम होता है और सी पे ही बनता है, मतलब जिस पे ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, वहीं पे आपकी इमेज बन जाती है। तो ये क्या बनती है, ये आपकी, और ये क्योंकि जो रेज जा रही होती हैं उसके विपरीत दिशा में बनती है, मतलब कि ये पर्दे पे प्राप्त की जा सकती हैं और ये क्या होती हैं, ये आपकी वास्तविक होती हैं। तो ये क्या होंगी, ये वास्तविक होंगी, उल्टी होंगी और छोटी तो नहीं होंगी, आभासी। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। मैं यहां पे एक बार आपको समझा दे रहा हूं फिर से, अगर किसी आपके शिफ्ट में आए। ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसमें कई सारे केसेस होते हैं। अगर ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कोई चीज अगर इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो रेज पैरेलल आएगी, पैरेलल आके ये कहां पे बनेगी, पैरेलल आके ये फोकस पे बनेगी। तो यहां पे जो इमेज बनती है ये डिमिनिश्ड बनती है, वेरी स्मॉल बनती है। क्या बनती है, बहुत ही छोटी बनती है। ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी इन्वर्टेड ही होती है, इस बात को ध्यान देना। और ये क्या होता है साथ में, यहां पे ये इमेज क्या होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है, क्योंकि इधर प्राप्त की जा रही है। और कहां पे बनता है, बनता है एट फोकस पे। कहां पे बनता है, एट फोकस पे बनता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हम लोग किसकी बात करें, यह हमारा कॉनकेव मिरर है, यह हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा एफ है, यह हमारा क्या है, सी है। सी जो होता है 2f के बराबर है। अब कोई वस्तु अगर यहां पे रखी हुई है तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, वो एफ और सी के बीच में बनेगी। तो एफ और सी के बीच में बनेगी, उससे क्या बनेगी, उससे छोटी बनेगी। किससे बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। जैसे अगर ये फोकस पे आ रहा है, ये अगर पैरेलल आ रहा है, सपोज करो पैरेलल आ रहा है, तो इसके फोकस से होके गुजरेगी। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो यहां पे आके गुजरेगी। यानी कि आपका देखो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका कहां पे आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका कुछ यहां पे आ रहा है, तो यहीं पे आपका इमेज बनेगा। और ये क्या बनेगा, ये इमेज आपका छोटा बनेगा। क्या बनेगा, इमेज आपका छोटा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पे भी इमेज क्या है, इमेज आपकी इन्वर्टेड है, ये इमेज क्या है, उल्टी है। इमेज आपकी क्या है, रियल है, क्योंकि यहां पे मिरर के इस साइड बन रही है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा बन रहा है, ये स्मॉल बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और अगर हम लोग बात करें, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, स्मॉल और डिमिनिश्ड हो गया। और कहां पे बनेगा, ये बिटवीन एफ एंड सी पे बनेगा, बिटवीन एफ और सी के बनेगा। अगर सी के बियॉन्ड है तो एफ और सी पे बनेगा। ऐसे ही जो तीसरा केस आपका बनता है, तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में अगर ये सी पे रखा है, अगर ये एफ है आपका, ये सी है, अगर एफ पे रखा है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट क्या इमेज का जो होगा, इमेज भी आपकी यहीं पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। यहाँ पे m क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा, सेम साइज की बनेगी। यहाँ पे रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कहां पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और कहां पे बनेगा, एट सी बनेगा। अब अगर C और F के बीच में ले आए, चौथा केस क्या होता है, चौथा केस अगर C और F के बीच में ले आए, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है
तब इमेज आपकी कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बड़ी बनेगी। तो यहां पे क्या बनेगी, यहां पे बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड क्या बनेगी, सी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और क्या बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी और साथ में क्या होगी, ये आपकी रियल होगी। अब चौथा केस आपका क्या होता है, एफ और पी के बीच में, तब वर्चुअल बनती है और क्या होती है, आभासी होती है और बड़े साइज की बनती है। इसीलिए दंत चिकित्सक क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दांत और आपका जो मुंह होता है, दांत होता है शीशा के फोकल लेंथ के बीच में होता है, पी और एफ के, तो आपकी बड़ी और वर्चुअल बनती है। पांचवा केस आते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं क्वेश्चन का, कि परमाणु के एल एम और एन आवरणों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n², और इसके आधार पे अगर देखा जाए तो के में के की वैल्यू 1 होती है तो 2 होगा, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 होती है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, एल के एम की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 होगा, और ऐसे एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगा तो 4 चौक 16 दूना 32 होगा, यानी 2 8 18 32 होता है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा, पौधों और कवकों की कोशिका भित्ति किन पदार्थों से बनी होती है। तो पौधों की सेलुलोज से बनी होती है और आपकी कवकों की किटिन बोला जाता है, या काइटिन बोल सकते हो, चिटिन बोल सकते हो। आपका बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। फिर आपसे पूछा कि यदि वस्तु अवतल दर्पण, फिर से अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र पर बन रहा है मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कि सी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी वहीं पे रखा होगा और सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल होगा। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी अभी मैंने ये केस आपको बता दिया। किसी मोटर के प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो प्रति सेकंड कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, पावर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा कि इसमें आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट से स्रावित नहीं होता। तो पेट में आपका क्या होता है, HCl होता है। पेट में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे आपका पेप्सिनोजन हो गया, तो ये तो पेट में होता ही है, जो एंजाइम होता है जो पाचन को बढ़ाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के वातावरण को होता है उसे एसिडिक करता है, ताकि जो भोजन है वो आसानी से पच सके, एंजाइम कार्य कर सके। वहीं पे म्यूकस जो होता है, म्यूकस भी पेट में ही होता है और ये HCl से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। लेकिन इंसुलिन किससे निकलता है, इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलता है। ये बीटा सेल से निकलते हैं, तो ये किससे निकलते हैं, ये पैंक्रियाज से निकलते हैं। पैंक्रियाज ही क्या होता है, आपका एंडो और एक्सो दोनों प्रकार का ग्लैंड होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। फिर बोला कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई कणों का आकर्षण बल क्या होता है, या ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है, ये तो बिल्कुल सही है। या कणों के बीच की दूरी बढ़ने से कम हो जाता है, ये भी सही है। या सभी अवस्थाओं में समान होता है, नहीं, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद उससे कम लिक्विड में होता है और उससे कम गैस में होता है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है। आपसे पूछा था कौन सा गलत होगा, तो गलत को हम लोग टिक लगा देंगे, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बात, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक समान मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पूछा। तो नमक और पानी, नमक और पानी नहीं है, नॉट। बोला कि कौन सा एक समान मिश्रण नहीं है, यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नमक और पानी, नमक पानी में पूर्णतः घुल जाता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। वायु भी क्या होता है, डिसॉल्व रहती है, कई सारे गैसेस आपस में मिक्स रहती हैं, तो वो भी होमोजीनियस है। तेल और पानी, अगर पानी पे आप तेल छोड़ोगे तो दोनों के डेंसिटी के कारण तेल ऊपर पे क्या होता है, ऊपर तैरता रहता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प ही हम लोग क्या कर देंगे, सी विकल्प का चुनाव कर देंगे। कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन में कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करने पर एनोड पर क्या निकलता है। तो Cu2+ आयन ही निकलते हैं एनोड पे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का आयन हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, इस घटना को कौन सा नियम समझाता है। तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ता का नियम कहते हैं। और जब इंसान बस में बैठा होता है तो उसके जड़ता के कारण उसका जो बोल सकते हो कि उसका जो धड़ होता है, उसका जो पैर होता है, उसका जो नीचे की बॉडी होती है वो सीट से चिपकी होती है, तो बस मूव कर रही होती है। बस क्या होता है, बस रुक जाती है तो नीचे का पार्ट आपका रुक जाता है, लेकिन हेड मूव करना चाहता है, जिस कारण से हेड आगे चला जाता है लेकिन पीछे का पार्ट रुक जाता है, तो लगता है कि हम आगे की तरफ गिर गए हैं। और ये जड़ता का नियम न्यूटन का पहला नियम है, तो न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma को प्रदर्शित करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, एक्शन और रिएक्शन का नियम बोलता है कि जितना आप क्रिया करोगे उतना ही प्रतिक्रिया होगा। न्यूटन के तीसरे नियम पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये सेम पिंड पे नहीं होते, दोनों अलग अलग पिंड पे होते हैं। दोनों बल की जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण दोनों का सेम होता है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत होती है और दोनों अलग अलग पिंडों पे लगती है, इस बात को ध्यान देना। संवेग संरक्षण का नियम भी नहीं है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपका क्या होता है, वो आपके दूसरे नियम से संबंधित होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा।
फिर पूछा कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चारों ओर एक गतिशील आवेशित कण, अगर कोई चार्ज है, अगर वो गतिशील है और आवेशित, तो जाहिर सी बात है उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो ये सही है। एक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला चालक, अगर किसी धारा चालक में, किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होंगे, उसमें धारा बोल चुंबकत्व प्रभाव होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, तो ये भी होगा। एक स्थिर आवेशित कण, हाँ अगर कोई कण आवेशित है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। विद्युत द्वारा प्रवाहित करने वाला सोलेनोइड, सोलेनोइड में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि लेंज लॉ का नियम और फैराडे का नियम यहीं पे कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु के साथ क्या होता है। आपको पता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियत रहता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी होता है बोल सकते हो, त्वरण होता है, वो कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इसका त्वरण लगातार बढ़ता है, नहीं कांस्टेंट रहता है। इसकी वेग लगातार घटती है, नहीं ये क्या हो, लगातार बढ़ती है। एक समान त्वरण के साथ गिरती है, हाँ इसका क्या हो जाएगा, एक समान, उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर क्वेश्चन पूछा आपसे, सरीसृपों की लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो जो सरीसृप होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कई सारे रेप्टाइल्स में देखा गया है, तो यहाँ पे फीमेल होते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो मेल ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये किस पे, ये ऊष्मायन की अवधि पर होता है, ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन, नहीं सॉरी टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन पे डिपेंड करता है, ऊष्मायन के दौरान तापमान, टेम्परेचर ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन, बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बोला बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसमें AlCl3 बनता है और BaSO4 बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न जो पूछा गया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो जो म्यू होता है, म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है। C स्पीड ऑफ लाइट होता है, V क्या होता है, स्पीड इन मीडियम होता है, माध्यम में जो रेज होती हैं उनकी गति होती है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात, नहीं ये उल्टा हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, बी विकल्प ही क्या हो जाएगा, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। तो ये रहे आपके 20 प्रश्न, और ऐसे ही मैं आपको मैथ्स का भी एनालिसिस करवा दूंगा और ऐसे ही तीसरे शिफ्ट का भी करवा दूंगा। पूरा आपको सॉल्यूशन मॉडल पेपर जो बोल सकते हो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है, वो आपके सामने लेके चला आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।